नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब मंच पर। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी। व्यास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीएल संतोष की मौजूदगी में मंच पर ऐसा लताड़ा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, सरकार चला रहे नेताओं को, कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही, बूथ अध्यक्ष की सुनी नहीं जा रही, मंडल अध्यक्ष की सुनी नहीं जा रही और यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष की सुनी नहीं जा रही। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री हुआ करती थी। कुछ उन्होंने शायद जयपुर का कोई वाकया था कि सफाई-वफाई को लेकर उन्होंने कहा कि सफाई ना हो तो अधिकारियों को फ़ोन करें। वहाँ बैठे लोगों ने कहा कि आपके अधिकारी तो फ़ोन उठाते नहीं। अपने सामने उन्होंने अधिकारियों को बुरी तरह से हड़काया था। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन आज उस समय माफ़ कीजिएगा उस समय वो मुख्यमंत्री थीं, लेकिन आज मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लताड़ रही है और हालत ये हो गई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बीते कुछ दिनों में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करनी पड़ी है। दिल्ली के दौरे पर आना पड़ा है और वसुंधरा राजे जो सिंधिया ने जो बोला, उससे पहले उमा भारती बोल चुकी हैं। मुरली मनोहर जोशी के घर नेताओं का जुटान हो गया। बड़े और वरिष्ठ नेता एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अब सबसे बड़ा मसला ये उठ रहा है कि लीड लेगा कौन और अगर ये मामला बढ़ेगा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या होगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का क्या होगा। ये तीन मुख्यमंत्री सबसे पहले रडार पर है, तो हमने सुरेश व्यास जी को जोड़ा। सुरेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भैया अभी तो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, 20 जनवरी के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे और भजन लाल शर्मा इकलौते ऐसे नेता हो गए हैं मुख्यमंत्रियों में जो 2 बार नितिन नवीन से मुलाकात कर चुके हैं। क्या वाकई हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बार-बार उनको आला कमान की शरत में आना पड़ रहा है भजन लाल शर्मा को? जाहिर है कि वो आलाकमान की चॉइस है और राजस्थान की राजनीति में ये मैसेज उनको ये देना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आलाकमान के निर्देश में हो रहा है। नो डाउट भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने काम भी किया है, जैसा जैसा भी किया है, लेकिन उनके काम की जो गूंज है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। कार्यकर्ताओं को वो कहते हैं कि आप छाती ठोक के कहिए कि हमने ये काम किया है, लेकिन कार्यकर्ता किस मुंह से जाके कहे जब कार्यकर्ता, चूंकि आपने एक उदाहरण दिया 2015 का उदाहरण था वो, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और उस वक्त जयपुर के अंदर एक आदेश निकाला गया था कि कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति सड़क पे कचरा नहीं डालेगा और अगर कोई सड़क पर कचरा डालता दिखता है तो अधिकारी को शिकायत करो। तो उस वक्त किसी ने कहा कि अधिकारी किससे शिकायत करें, अधिकारी तो सुनते नहीं हमारी। तब वसुंधरा राजे ने जो रिएक्शन किया था वो मुख्यमंत्री के तौर पे, आज चूंकि भले ही वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे ने जो कुछ भी स्टेटमेंट दिए हैं, आपको मैं थोड़ा बैक में ले जाना चाहता हूँ। ये उनका जो इलाका है झालावाड़, झालावाड़ के इलाके में पानी की समस्या थी, तो वहां पे उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को क्लास लगाई, वैसी क्लास तो शायद मुख्यमंत्री ने भी नहीं लगाई। उसके बाद में जब झालावाड़ के अंदर एक स्कूल गिर गई जिसके अंदर बच्चे दब गए, कई बच्चों की मौत भी हुई, उस वक्त वो मौके पे पहुंची, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ और उन्होंने साफ कहा कि यहाँ राजनीति करने के लिए कोई नहीं आए और वहां पे 3 दिन रुकी हुआ। तो ये वसुंधरा राजे हैं जिन्होंने हर बार जब भी मौका मिला है, उन्होंने अधिकारियों को ही नहीं, सत्ता और संगठन दोनों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज भी वसुंधरा राजे का जो फैक्टर है वो काम करता है और वसुंधरा राजे जो है उसका ऑरा वो ही है जो मुख्यमंत्री के रूप में था। भले ही अब दुनिया ये मान ले कोई एकमात्र एमएलए है, आज अब उनके पास में कोई पद भी नहीं है, लेकिन उनका जलवा जो है वो मुख्यमंत्री से कम नहीं है। और अगर ये कहें कि जब जब मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे साथ में रहे हैं, तो दोनों की अगर आप कंपेयर करेंगे तो वसुंधरा राजे का रुतबा ज्यादा बढ़ने लगा है। ये नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको महसूस किया है। बांसवाड़ा का वीडियो आपने देखा होगा, किस तरीके से एक स्टेज पे भजनलाल शर्मा थे, उनके दो उप मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी जो तवज्जो मिली और जो तौर तरीका और जो हाव भाव वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री को दिखाए थे, वो अपना पे वसुंधरा राजे को समझने के लिए बहुत है। और अगर ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे अगर संगठन की कार्यशाला में
बीएल संतोष के सामने ये कहती है कि कार्यकर्ता पीएम और सीएम दोनों की आवाज है, और अगर उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, और जो अगर कोई अधिकारी अगर ये सुन ले कि कार्यकर्ता हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, ब्लॉक में, मंडल में और जिले में, इनके साइन से काम होना चाहिए। एक कार्यकर्ता का फोन जो है वो 1 घंटे में उठना चाहिए, नहीं तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रह जाए। उस बैठक में भजनलाल शर्मा भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, बीएल संतोष भी थे, और भी बड़े नेता थे। तो ये जब इतनी बड़ी चीज हो जाती है तो ये संदेश जाता है कि आज ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, भजनलाल शर्मा चला रहे हैं। और वसुंधरा राजे के बयान के दूसरे दिन गजेंद्र सिंह शेखावत की एक चिट्ठी बाहर आती है, जो सितंबर में उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिसमें वो कहते हैं कि एसपी मेरे प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते। मेरे दफ्तर ने कई बार उनको इस पर बात करने के लिए बुलाया, एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया, और मुख्यमंत्री का भी जवाब उसी दिन वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने संबंधित को भेज दिया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं फिर वसुंधरा राजे के बोलने का आशय क्या है। नहीं, अब इसको इस तरीके से मैं दर्शकों को समझा देता हूं जरा, कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो वो बैठ गए, उन्होंने कार्यक्रम करना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया कि भाई नए मुख्यमंत्री को काम करने का मौका मिलना चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी नहीं है, पूरे के पूरे राजस्थान का दौरा कर रही है। कार्यकर्ता जो त्रस्त है, जो दुखी है संतोष अपनी जी, ही राज्य संतोष सरकार से, वो सब वसुंधरा राजे सिंधिया के पास जा रहे हैं। संतोष जी, थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं मैं आपको। हम्म। वसुंधरा राजे एक्टिव अभी हुई है। हाँ। वसुंधरा राजे 2023 में जब उन्होंने पर्ची खोल दी भजनलाल शर्मा की, तो मामा की तरह, शिवराज सिंह चौहान की तरह ही वो भी बिल्कुल नदारद थी। आम जनता के बीच से नदारद थी, कार्यकर्ता के बीच से नदारद थी, और यहाँ तक कि विधानसभा के सत्र में भी उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। वसुंधरा राजे ने भी वही किया जो शिवराज सिंह चौहान। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर ये प्रचार हो गया कि वो नए मुख्यमंत्री को काम करने देना चाह रहे हैं, तो वसुंधरा राजे ने भी लगभग 1 साल, सवा साल का वक्त जो है भजनलाल शर्मा को दिया था। तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को अब सक्रिय होकर राजस्थान का दौरा क्यों करना पड़ रहा है? क्यों उन्हें राजस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके दुख दर्द को बांटना पड़ रहा है? क्या वाकई राजस्थान की हालत अपनी सरकार होने के बावजूद इस तरह की हो गई है, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी आलाकमान से कुछ और चाह रही है जो उनको मिला नहीं? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता पूछते हैं, बीजेपी के नेता पूछते हैं कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया अचानक इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, और फिर आला कमान के पास उन्हें देने के लिए क्या है? देखिए संतोष जी, बहुत साफ बात है। वसुंधरा राजे जो है वो आज भी, अगर मैं 2 दिन पहले मेरी किसी साथी से बात हो रही थी, तो हम ये कह रहे थे कि अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस है तो अशोक गहलोत है, और अगर भाजपा है तो वसुंधरा राजे है। हालांकि भाजपा ने इस नैरेटिव को थोड़ा बदलने की कोशिश की, लेकिन वो बदला नहीं जा सका। ठीक है, आपने जनरेशन चेंज के तहत आपने लीडरशिप चेंज कर दी, लेकिन अभी भी वो जो आपने लीडरशिप चेंज की है, उसमें अभी भी कहीं न कहीं डेफिशिएंसी अगर है, तो विश्वास की है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है कि परिवर्तन हो गया है, और यही कारण है कि वसुंधरा राजे के जो बयान आता है, इस तरीके के बयान जो है, उससे सरकार जो है, वो असहज नज़र आती है। और यहाँ तक भी कि आप ये देखिए कि मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वसुंधरा राजे के बयान का जो है वो समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान तो सर्वोच्च होना चाहिए, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम करती है। तो हालांकि उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी मदन राठौड़ ने, कि सरकार और कानून तो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन बात ये सही है कि कार्यकर्ता के सम्मान के बिना सरकार नहीं। तो ये वसुंधरा राजे का जो संदेश था, वो इनडायरेक्ट आलाकमान को ये संदेश था कि सरकार काम नहीं कर रही, संगठन की नहीं गिन रही। सरकार जो है, सरकार किसको कहे, सरकार के मंत्री अगर शिकायत करें कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे नहीं सुन रहे। आप इस बात का अंदाज लगाइए कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, उनको लगभग साल भर लग गया सीएमओ में कांग्रेस के वक्त के जो अधिकारी लगे थे उनको बदलने में। तो आप कहाँ सरकार बदली, कहाँ नेतृत्व बदला, कौन कार्यकर्ता को भाव दे रहा है। और जिस तरीके से, ठीक है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नए लोगों को मौका मिलने के साथ साथ कहीं न कहीं एक अनुभव भी चाहिए। जो अनुभव मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को देखा है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो जो जूनियर अधिकारी थे, वो आज सीनियर अधिकारी हो चुके हैं।
वसुंधरा राजे को अधिकारियों को कहाँ पे काम में लेना है, किस अधिकारी को किस जगह काम में लेना है, ये अनुभव है। लेकिन भजनलाल शर्मा चूंकि नए हैं, पहली बार एमएलए बने, पहली बार एमएलए बनते ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनमें अनुभव की कमी थी और ये अनुभव की कमी ही जो है वो भजनलाल शर्मा के कामकाज में आड़े आ रही है। और वसुंधरा राजे ही क्यों, आम जनता को बोलने का मौका मिल रहा है, मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है, विधायकों को बोलने का मौका मिल रहा है कि सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, या ये कहें कि सरकार पे ब्यूरोक्रेसी हावी है। मेरे ख्याल से आपने मैंने हमारी पत्रकारिता में बहुत कम ऐसे इंस्टेंस देखे होंगे कि एक मुख्य सचिव को दिल्ली से लाया जाता है और उसको कुछ महीने बाद ही विदा कर दिया जाता है और फिर नया मुख्य सचिव लाने की जरूरत पड़ती है। तो ये अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव, इसकी जो कमी है, इसका ही खामियाजा मुझे लगता है कि किसी के बयान से आहत होकर और किसी की कार्यशैली से आहत होकर भजनलाल शर्मा भुगत रहे हैं। नहीं, एक चीज और व्यास जी, आपने भाजपा को भी बहुत गहराई से कवर किया, दिल्ली की राजनीति को भी आपने कवर किया, संसद की राजनीति को भी आपने कवर किया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव के अधिकारी रहे। एक अधिकारी को अपना चहेता बनाने के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में वो एक अध्यादेश लेकर आए और लगातार उन अधिकारी पर कृपा बरसती रही। लेकिन बाद में उन्हीं की सरकार में एक महिला नेत्री मंत्री बनी, तो ऑफ द रिकॉर्ड, चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी व्यास जी, इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो जब मैंने पूछा कि भाई क्या आपका कार्यकाल रहा, क्योंकि उनका एजुकेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था और एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया गया था, उन्होंने कहा देखो, अधिकारी को अगर आपने पहले दिन ही डपट दिया और उनको बता दिया कि आप क्या चाहते हो, तब तो अधिकारी ठीक रहेंगे, नहीं तो अधिकारी आपको नचा देंगे। फिर एक और वाक्य बताता हूँ आपको, बाद में वो राज्यपाल बन गए, कि जो आयोग होते हैं ना, विभिन्न आयोग, या उसमें मंत्री प्राप्त दर्जा या बाकी हो, तो मोदी साहब ने एक नई परंपरा सेट की है कि वो पीली पर्ची में नाम लिख के भेजा जाता था प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो एक मंत्री के पास पीली पर्ची में नाम लिखा आया। अब जिस आदमी को किसी उस ठिकाने उस काम से कोई लेना देना नहीं है, उसको उसका चेयरमैन बना दिया गया। बाद में विवाद उठा तो संगठन ने सरकार पर ठीकरा फोड़ा, सरकार ने संगठन पर ठीकरा फोड़ा। फाइनली वो ठीकरा मंत्री को खुद ही भुगतना पड़ा। यहाँ क्या भजनलाल शर्मा, जैसे मोहन यादव भी आप देख लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय, वो कहा जा रहा है कि भाई इंदौर में जाकर उनको प्रभारी मंत्री बनने की क्या जरूरत थी जब कैलाश विजयवर्गीय और थे। तो यानी वो टस्सल था जिसका खामियाजा इंदौर की जनता ने भुगता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के चयन पर कई बार सवाल उठते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अनुभव की कमी की वजह से क्या अधिकारी एक तरह से माहौल खराब कर रहे हैं, या दिल्ली से कोई संदेशा अलग अलग मोर्चों से, और सब लोग अपने आप को दिल्ली का खास बताते हैं और नए नए मुख्यमंत्री बने हुए व्यक्ति को सबको सेटिस्फाइड करना पड़ता है, इसलिए राजस्थान की सरकार क्या फंसी हुई नजर आ रही है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी तो अपने हिसाब से काम करती है। जैसा आपने कहा कि ये कहा गया कि आप अफ़सर को पहले दिन ही डपट दीजिए, उसको समझ में आ जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन इतना करने के लिए भी आपको कुछ न कुछ आपका अनुभव चाहिए कि अधिकारी को डपटना कैसे है? अधिकारी से काम क्या लेना है? एक अधिकारी है जो एक्सपर्ट है आईटी का, उसको आपने अगर ले जाके समाज कल्याण विभाग में बिठा दिया, तो अगर उस अधिकारी को काम करना है तो उन योजनाओं को पोर्टल पे ले आएगा। लेकिन अगर उसने उसको सजा मान लिया तो वो काम नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी राजनीति के अंदर ये है कि भगत सिंह शेखावत थे। भगत सिंह शेखावत के वक़्त में जो ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी राजस्थान की, और उस वक़्त के जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे या डीजीपी थे, भगत सिंह शेखावत के टाइम में मुझे याद है 91 के अंदर एक डीजीपी ने इस्तीफा दिया था मुख्य सचिव की कार्यशैली से प्रभावित होके, और वही डीजीपी जो है वो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर जनरल बने। तो वो ब्यूरोक्रेसी थी। आज उस तरीके की ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर ये गनीमत है कि भजनलाल शर्मा के सामने नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को समझना पड़ेगा कि ये ब्यूरोक्रेसी है क्या और किस अधिकारी का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाना चाहिए। यहाँ पे तो अधिकारी फाइल फाइल खेलते हैं। मुख्य सचिव को ये कहना पड़ता है कि नहीं, कोई भी अधिकारी या सेक्रेटरी या प्रभारी सेक्रेटरी जो है वो कलेक्टर से 3 से 5 के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करेगा, मीटिंग करेगा, पहले नहीं करेगा। ये क्या स्कूलिंग हो रही है क्या? या ये सरकार को चलाया जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार को? क्या इसके लिए जो सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है, वो इस तरीके के आदेश जारी करता है? उसको अगर चीफ सेक्रेटरी को ओवरलैप करना पड़े, तो ये सरकार का क्या संदेश है?
और सबसे बड़ी चीज है, जो प्रशासनिक फैसले होते हैं उन प्रशासनिक फैसलों पे सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आती, मंत्री की प्रतिक्रिया नहीं आती। उसका कारण है कि उनको बहुत बाद में समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया। तो ये जो मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको कि मोहन यादव पहले एमएलए रहे, उनको थोड़ा बहुत अनुभव है। लेकिन भजनलाल शर्मा पहली बार एमएलए बने और पहली बार में उनको माना के संगठन का अनुभव था। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री थे और जिस विधायक दल की बैठक के अंदर उनको मुख्यमंत्री चुना गया, वो बैठक भी उन्होंने बुलाई थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो सरकार को चला लेंगे। और अगर मैं मानता हूं कि आज विष्णुदेव साव भी नए हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत अनुभव है। मोहन यादव भी नए हैं, उनको भी थोड़ा बहुत अनुभव है। जैसे प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीस ये माफ कीजिएगा उत्तराखंड में चलाई, इतने मुख्यमंत्री बदल दिए। सिर्फ किस लिए? कि उनका अनुभव आंकने के बाद में लगा कि अब जो चूंकि आपने कहा कि अब ये क्या धामी की बारी है, तो वहां पे तो कुछ अगर हो भी जाए तो चूंकि वो तो प्रयोगशाला राजनीति की उत्तराखंड तो, लेकिन राजस्थान कभी राजनीति की प्रयोगशाला नहीं रहा इस तरीके के। राजस्थान का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग तरीके का है, यहाँ के लोगों का टेस्ट बिल्कुल अलग तरीके का है। वहां पे अगर कहीं न कहीं, मैं नहीं कहता कि अक्षम है भजनलाल शर्मा, मैं नहीं कहता कि वसुंधरा राजे उनसे ज्यादा सक्षम है, मैं नहीं कहता कि राजेंद्र राठौड़ ज्यादा सक्षम है, लेकिन मेरा इतना ही है कि कम से कम जब एक अनुभवहीन व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, जिसको कभी एमएलए का भी अनुभव नहीं था, तो उसके साथ आपको बैकिंग भी उस तरीके की आलाकमान को देनी थी ताकि वो कुछ काम तो कर सके। आज एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 1 दर्जन ओएसडी है। वो ओएसडी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि उनके 2 साल हो गए उनके सरकार के कामकाज को, एक पेपर लीक नहीं हुआ। क्या सरकार इसका श्रेय लेने में भी चूक गई? मुख्यमंत्री कहते हैं, दावा करते हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ये जो अनुभव जो सरकार चलाने में, किसी नैरेटिव को सेट करने में और किसी नैरेटिव को जवाब देने में जो चाहिए, वो अनुभव की कमी राजस्थान के अंदर महसूस हो रही है। और शायद मुझे लगता है कि इस चीज को वसुंधरा राजे समझ गई। तो मैं आपके पुराने सवाल पे आ रहा हूँ और वही एक कारण है कि वसुंधरा राजे जो है वो, चूंकि वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री रही और वसुंधरा राजे ने राजस्थान से कभी नाता नहीं तोड़ा। आज भी वसुंधरा राजे जो है, जो आपको दौरे लगते हैं वसुंधरा राजे के, वो राजनीतिक दौरे नहीं है। वसुंधरा राजे के वो सामाजिक दौरे हैं। सामाजिक दौरा, किसी की शादी में वो जा रही हैं, किसी की मौत मरघट पे वो जा रही हैं और रास्ते में जो लोग आ रहे हैं वो मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे रास्ते में एक कोई गौ रक्षकों का एक कोई धरना था, उन्होंने रोका वहां पे वसुंधरा राजे को, तो उन्होंने किस तरीके से अधिकारियों से बातचीत। तो ये एक संदेश जो कार्यकर्ता में जाना चाहिए, वो कार्यकर्ता वसुंधरा राजे दे रही है। अब उससे आलाकमान को ये अंदाज लगाना चाहिए कि भैया अभी जो मुख्यमंत्री है क्या वो संदेश दे पा रहे हैं? काम करने के बावजूद भी वो संदेश क्यों नहीं दे? ये सबसे बड़ी चीज है। और वसुंधरा राजे की सक्रियता जो है, वसुंधरा राजे ने चूंकि संदेश जो देने थे वो दे दिए, वसुंधरा राजे को जो संदेश मिलने थे वो मिल गए। लेकिन वसुंधरा राजे आज अगर अपनी सक्रियता दिखा रही है, तो वसुंधरा राजे ने कम से कम बगावती तेवर नहीं दिखाया। हालांकि नहीं, वो आपने अ, बिल्कुल सही कहा कि बगावती तेवर, चूंकि उनके, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात जो इसके, एक पहलू तो राजस्थान से जुड़ा है और आपने राष्ट्रीय राजनीति को भी गहराई से कवर किया है। एक पहलू राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है। पहले मैं राजस्थान से बात कर लेता हूँ। मेरी जयपुर में एक नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा, मैंने पूछा कि भैया क्या बात है, आपके मुख्यमंत्री क्यों बार बार जा रहे हैं नए वाले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने के लिए? तो उन्होंने कहा कि वो ये अपील करने जा रहे हैं कि आप अपनी नई टीम में युवाओं को तो रखें, लेकिन वसुंधरा जी को भी जरूर जिम्मेदारी दे दीजिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखिए और एक आध राज्य की जिम्मेदारी दे दीजिए ताकि वहां बिजी रहे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अगर नई टीम में भी उनकी जगह नहीं होगी और मोदी मंत्रिमंडल में भी उनकी जगह नहीं होगी, राजभवन वो जाना नहीं चाहेंगी, तो सिर्फ विधायक बनकर राजस्थान में रहेंगी तो और ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आएंगी वो तो फिर। नहीं, ठीक बात है। देखिए, जो कमजोर होता है वो अपने से जो ताकतवर होता है उससे थोड़ा डरता भी है। लेकिन मैं इसको, आप इसको भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे से मत जोड़िएगा। लेकिन राजनीति का ये कायदा है कि हमेशा कमजोर व्यक्ति जो है वो अपना आका की तरफ भागता है।
होशियार व्यक्ति होता है वो आका को संदेश भेजता है कि मैं खतरे में हूँ, और जो बिल्कुल शातिर राजनीतिज्ञ होता है वो अपने आका को कहता है कि आप मेरा ध्यान रखिएगा या मैं अपने आप को संभाल लूंगा। तो ये फर्क राजनीति का जो है, चूंकि आपने आलाकमान की भी बात की, राजस्थान की भी बात की, तो राजस्थान के अंदर मैं ये कह रहा हूँ, पहले कभी मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते थे तो मीडिया को ये पता होता था कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अब भजनलाल जी कल चले गए, डीजी फेस्ट यहाँ पे चल रहा है, उसमें भाग लिया, अश्विनी वैष्णव वहाँ पे ऑनलाइन उसमें जुड़े, उसके बाद में पता पड़ा कि नहीं साहब, भजनलाल जी तो दिल्ली में है, नितिन नबीन से मुलाकात कर रहे हैं। वो भी उनका ट्वीट देख के पता पड़ता है। अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मैं भी दिल्ली में कवर किया करता था, तो हमें ये जानकारी होती थी कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उनका ये कार्यक्रम। लेकिन आज दिल्ली में भी पता नहीं पड़ता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और जयपुर में भी पता नहीं पड़ता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं, अगर आपने जिन नेताजी से बात की, उन्होंने जो कहा, वो ये असुरक्षा का जो एक भाव है, वो कहीं न कहीं एक दिख जाता है, भले ही हो, नहीं हो। किससे असुरक्षा? जब नहीं आप आपने पीएम मोदी जब पीएम मोदी और अमित शाह की आप पसंद है, तो फिर आपको काहे की असुरक्षा है? नहीं, और एक बड़ी मैंने दिलचस्प बात आपने कही व्यास जी। मैं थोड़ा सा अशोक गहलोत का आपने जिक्र किया, मुझे याद है एक बार विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस हो रहा था चीफ मिनिस्टर का, तो उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेकर कुछ बयान दे दिया था और भाषण के बीच में था। तो हम लोगों को पता लगा कि भैया ये तो अशोक गहलोत जी ने बोला है अंदर, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के अलावा और किसी का स्पीच होता नहीं है। हम लोग रीजनल चैनल में हुआ करते थे टीवी राजस्थान में। तो फिर पता लगा कि भैया गहलोत साहब कहाँ है। तो लोगों को वैसे पता नहीं होता कि कहाँ होते, लेकिन हमें पता लगा कि शाम को एक पार्क में जाते हैं वो टहलने के लिए। तो हमने पार्क में जाके फिर उनका स्टेटमेंट लिया, उनकी बाइक ली, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो वो भी एक अलग दौर था। लेकिन एक राष्ट्रीय राजनीति के पहलू में बता देता हूँ। उमा भारती का बोलना, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का बोलना, उसके बाद संगठन में कई नेताओं की आवाज जो है वो अलग अलग तरीकों से निकल कर सामने आना। मुरली मनोहर जोशी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की तबीयत ठीक होती तो शायद वो काम आज लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे होते। भगवान उनको लंबी आयु दे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है और दिल्ली में ठंड का मौसम भी बहुत ज्यादा है। मुरली मनोहर जोशी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो असंतोष के सुर है, ये बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता अगर ये एकजुट होते हैं तो ये मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि उमा भारती को आप नकार नहीं सकते, वसुंधरा राजे सिंधिया को आप नकार नहीं सकते, और मुरली मनोहर जोशी जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे आरएसएस की बैकिंग है, क्योंकि आरएसएस के बिना मुरली मनोहर जोशी कुछ करेंगे नहीं। तो वो आइडिया ऑफ मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी के विकास की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी के 4 धाम प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी की विदेश नीति, आर्थिक नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा नीति, ये मोदी की नीति को फेल बताते हुए 11 साल के नाकामियों का 70 पेज का स्लाइड का सबूत मोहन भागवत को दे चुके हैं। ये सारे नेता इकट्ठे होते तो दिल्ली दरबार भी हिलेगा। जाहिर है, देखिए संतोष जी, चूंकि हमने साथ काम किया है, और पिछले 11 वर्ष में क्या इस तरीके की कोई बात भारतीय जनता पार्टी के सामने आई? आपने सुनी? आपने देखी? 11 साल में उमा भारती वहीं थी, 11 साल में वसुंधरा जी भी वहीं थी, और एक दौर यह भी आया था कि राजस्थान के अंदर जो 2018 का जो चुनाव हो रहा था, उस वक्त एक नारा भी लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा लगा था। उस नारे के पीछे कौन थे? अल्टीमेटली उस नारे का इम्प्लीमेंटेशन 2023 में होता है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे ने जवाब दिया था? नहीं दिया था। क्या उमा भारती, क्या मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इंदौर जैसी घटनाएं नहीं हुई? क्या मुख्यमंत्री को एक अ, दलित के पांव नहीं धोने पड़ गए? ऐसी घटना भी हुई है कि कुछ बच्चलन नेताओं की वजह से उनको ये करना पड़ा। लेकिन क्या कभी उमा भारती का बयान आया? सवाल यही था कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है, पानी अफसर से ऊपर जाने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में बैठे लोगों को भी लगने लगी है। लेकिन प्रश्न यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे उसको।
तो ये मुझे लगता है कि मुरली मनोहर जोशी ने जो वो 70 स्लाइड्स का जो प्रेजेंटेशन भेजा था, वो एक तरीके से वो एक ये इशारा था कि घंटी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। और अभी उनकी बर्थडे के एक दिन पहले जिस तरीके से जो यूपी के अंदर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर चल रहा है, उनका उन बीच में से एक बड़े ब्राह्मण नेता कलराज मिश्र जो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए हैं, वो मुरली मनोहर जोशी से मिलते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए हैं, वो उनसे मिलते हैं। और मुरली मनोहर जोशी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये तस्वीर जारी करते हैं। अगले दिन उनका बर्थडे होता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, मुझे एक बात बताइए, ये जमावड़ा वहां पे क्यों हुआ? आज से पहले क्या मुरली मनोहर जोशी की बर्थडे नहीं आई? कभी आपने ऐसा देखा कि कोई इनको इतनी तरीके से बधाई देने गया हो? निशिकांत दुबे का क्या काम था वहां पे? इतने नेताओं के साथ में निशिकांत दुबे का क्या काम था, ये आप बताइए। लेकिन अगर आप मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र का कानपुर कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय राजनीति जो हो रही है, और खासकर नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को जिस तरीके से अचानक कार्यकारी अध्यक्ष लाके बनाया गया, वो बात किसके गले उतरी? आपने अपना शो बिल्कुल। किए हैं और आपने उसमें साफ बताया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या अब 50 साल से ऊपर, या मैं माफ कीजिए 55 और 60 साल के ऊपर होने का मतलब ये है कि आप राजनीति में नहीं रहेंगे। लेकिन अब सवाल अगर कोई 75 साल की उम्र पे भी अगर कोई उठने की बात आएगी तो इसी मार्गदर्शक मंडल से आएगी, कारण कि उसी मार्गदर्शक मंडल के लोग जो है इतने दिन मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। यशवंत सिन्हा मौके मौके बोलते रहते हैं, मुरली मनोहर जोशी खुला आ गए हैं सामने, भगत सिंह कोश्यारी और कलराज मिश्र ने इशारा कर दिया है। अब राजनाथ सिंह जी की बारी है जो सरकार में है। तो नहीं, मेरा बिल्कुल। मेरा एक कयास है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी की आज सरकार के अंदर स्थिति है, कहीं न कहीं वो बम भी फूटेगा, बहुत जल्दी फूटेगा, बशर्ते एक दो घटनाएं धामी जैसी कुछ और सामने आई तो। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा और एक बात बिल्कुल सही है। और कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अकेले पड़ गए थे यशवंत सिन्हा, इसलिए उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। अकेले पड़ गए थे शत्रुघ्न सिन्हा, इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन अगर इतने नेता एक साथ आते हैं और राजनाथ सिंह, जैसे सुरेश व्यास जी ने कहा कि राजनाथ सिंह भी खड़े हो सकते हैं, तो राजनाथ सिंह जिस दिन खड़े होंगे तो समझ लीजिए कि सीधा खेल जो है वो शुरू हो गया है। और आप मुख्यमंत्री भले ही ना बदले, विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व मिली ऐतिहासिक जीत के बावजूद आप मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं। राजस्थान में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर राजनाथ सिंह को भेजते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को चिढ़ाने के लिए, और राजनाथ से पर्ची दिलवाते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को। और ये सब कैमरे के सामने होता है क्योंकि आप एक संदेशा देने की कोशिश करते हैं। नेताओं को अब समझ में आने लगा है। और सुरेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी में बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है अगर राजनाथ सिंह थोड़ी हिम्मत दिखा पाते हैं तो। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।